नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे देश में बहुत चिंताजनक इकोनॉमिक स्थिति पैदा हुई है। आज ही जीडीपी का एक नया आंकड़ा आया है जिसको देखकर बड़ा उथल-पुथल समाज में मचा हुआ है। तो अब होता क्या है कि कुछ भी इवेंट होता है या कुछ भी इंसिडेंट होता है तो हम सब या तो गवर्नमेंट के फेवर में या गवर्नमेंट के अपोजिशन में तलवारें लेकर खड़े हो जाते हैं और हम ज़्यादातर केसेस में समझ भी नहीं पाते कि हो क्या रहा है और एक्चुअलिटी में चीज़ें हैं क्या। लेकिन हमारा माइंडसेट पहले से रहता है और हम खड़े हो जाते हैं, कुछ भी हुआ है तो मोदी जी को बचाना है या कुछ भी हुआ है तो मोदी जी को घेरना है। अब जीडीपी की बात करें तो उसके पहले हमको इंडियन इकोनॉमी समझनी पड़ेगी। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी आज़ादी के बाद से एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है और इकोनॉमी का स्टेटस क्या है तो उसको बताने के लिए एक आंकड़ा है जीडीपी। और जीडीपी एक्चुअली आप उस पूरे देश के ज्योग्राफिकल बाउंड्री में क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे वो गुड्स हों चाहे वो सर्विसेज हों, उनकी मॉनेटरी वैल्यूज़ क्या हैं। अब वो चाय बन रही हो, पकौड़े बन रहे हो या फिर हवाई जहाज़ बन रहे हो, जो भी चीज़ बन रहा है आपके देश में, बना कोई भी रहा हो सकता है विदेश की कोई कंपनी आकर यहाँ पर प्लांट बनाकर कोई चीज़ बना रही हो, वो सब भी काउंट होगा। यानी उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री में क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, उनकी मॉनेटरी वैल्यूज़ क्या क्या हैं, कितनी हैं, एज अ होल उस अमाउंट को हम बोलते हैं जीडीपी। अब जीडीपी जब भारत आज़ाद हुआ तो हम देखेंगे यहाँ कुछ आंकड़े हैं। 1947 में जीडीपी 2.7 लाख करोड़ की थी। यानी अब समझ सकते हैं देश को सैकड़ों साल से लूटा गया था क्रमबद्ध तरीके से। बहुत सारे लोग चरणबद्ध तरीक़ों से आते गए और लूटते गए और 1947 में भारत एक बहुत अधिक समृद्ध देश नहीं था जब हम हैंड ओवर करके अंग्रेज़ गए थे। हालांकि इतिहास में नज़र डालें तो सोने की चिड़िया ज़रूर था, पर बहुत सिस्टमेटिकली इसको एक्सप्लॉइट किया गया है। तो ये 2.7 लाख करोड़ जो था, अब देखिए 47 से 91 क्यों लिया है उसकी अब बात करेंगे। 91 में ये 21 लाख करोड़ तक गया है। अच्छा, ये जो अब ये बात भी समझनी पड़ेगी कि जो मनी की वैल्यू होती है वो तो टाइम के साथ, अब 1 रुपया 1947 का और 1 रुपया आज का ये इक्वल तो नहीं है। तो जीडीपी कैलकुलेशन में हमेशा एक बेस वैल्यू लेते हैं और बेस वैल्यू यहाँ पर 2011-12 का है। अब ये 2.7 लाख करोड़ 21 लाख करोड़ बन जाता है। 1991 में शुरू होता है ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। सीमाएं खोल दी जाती हैं क्योंकि उसके पहले तक तो कुछ तुम्हारी बंदिशें हैं कुछ है मेरे दायरे, ये कहानी चलती थी। लेकिन अब वो बंदिशों दायरों को तोड़ दिया गया और विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया गया, आप आएँ, पैसे लगाएं हमारे देश में और हम आप या एफडीआई, एफआईआईज, उसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो एज अ होल ये हम समझ सकते हैं कि विदेशी पैसे भारत में मंगाए जाने लगे और ऐसा करके अब एकदम से एक्सपेंशन होना स्वाभाविक था। अब 21 लाख करोड़ से 2004 में ये 50 लाख करोड़ या 55 लाख करोड़ के आसपास ये जीडीपी पहुंची है और फिर 2004 से 2019 में ऑलमोस्ट 200 लाख करोड़ ये हमारे देश की जीडीपी है। तो एक आइडिया हमें लग सकता है कि 2.7 लाख करोड़ से लेकर 200 लाख करोड़ तक का ये सफ़र भारत ने तय किया है। बहुत सारे बीच में कष्ट आए, बहुत सारे संघर्ष आए, बहुत सारे विचारधाराओं की सरकारें बनी, बहुत सारे आपदाएं आई, इन सब को झेलता हुआ भारत इस तरह से आगे बढ़ा है। अब 200 लाख करोड़ जो 2019 में जीडीपी आया था, अब यहाँ पर एक बात समझनी होगी। एक चीज़ है जीडीपी और एक चीज़ है जीडीपी ग्रोथ रेट। जीडीपी बढ़ रही है, हम देख रहे हैं। तो हर एक साल में, और साल में का भी एक चौथाई यानी 3-3 महीने को एक क्वार्टर बोलते हैं, तो हर क्वार्टर में जीडीपी पिछले क्वार्टर से कितनी बढ़ी और अगर पहला क्वार्टर है तो लास्ट ईयर के 4th क्वार्टर से कितनी बढ़ी और पिछले साल के पहले क्वार्टर से कितनी बढ़ी। तो बहुत तरह के आंकड़े निकाले जाते हैं फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग के लिए कि लास्ट ईयर से कितना बढ़िया। अब जैसे ये अभी जो आज की ये घटना हुई है बहुत विध्वंसकारी जिसको आप मान रहे हैं, तो ये क्वार्टर 1 का रिजल्ट था।
क्वार्टर वन का जीडीपी आंकड़ा अब मिलाया गया है लास्ट ईयर के क्वार्टर वन से। उसके अकॉर्डिंग जो जीडीपी बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ी नहीं है, वो घट गई है और -23.9% उसका वैल्यू आया है। अब देखिए मार्च 22 या मार्च 23 से भारत पूरी तरह से लॉकडाउन में चला गया था, यानी अप्रैल मई जून ये 3 महीना पूरा लॉकडाउन था। सारी दुकानें बंद थीं, लोगों की ऑफिसों से छुट्टी हो गई थी, यानी आप समझ सकते हैं हर कुछ स्थिर हो गया था। और ऐसे में जो भी प्रोडक्शन हो रहा होगा देश में वो सब कुछ रुक गया था। तो फर्स्ट क्वार्टर का जो जीडीपी आंकड़ा आने वाला था वो थोड़ी बहुत भी समझदारी जो मेरी तरह रखता हो इकोनॉमी में, बहुत थोड़ी सी भी, वो समझ सकता है पहले से इस बात के लिए वो माइंडसेट उसके पास था कि जीडीपी का ये इस बार का आंकड़ा आते ही बहुत बहुत नेगेटिव आएगा। और हर देश का ही नेगेटिव आया है, कुछ का कम कुछ का ज़्यादा, वहाँ के अलग अलग स्थानीय कारण हो सकते हैं। अब भारत की जीडीपी का ये स्थिति है। इससे भी बड़ी समस्या का एक कारण है कि कोरोना पैंडेमिक से पहले भारत के जो जीडीपी के ग्रोथ का रेट था वो भी डिक्लाइन कर रहा था। अब पिछले 1 या 2 डेढ़ साल से ऑटोमोबाइल सेक्टर बैठकर रो रहा था, सर पीट रहा था, अपना काम कुछ बचा नहीं था उनके पास, बहुत बुरी हालत में ऑटोमोबाइल सेक्टर था। तो कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी में एक बड़ा शोचनीय विषय था। हालांकि पैंडेमिक आया तो उसके बाद पैंडेमिक ने सब कुछ छुपा लिया। अब कुछ भी बुरा होगा तो ये एक बहाना मिल गया कि अच्छा पैंडेमिक था तो ये तो ग्लोबल है तो इसलिए भारत में भी ज़रूर होगा ही। तो ये तो बात हो गई जीडीपी ग्रोथ रेट को डिक्लाइन होने की, या ग्रोथ भी नहीं, ये तो डी ग्रोथ हो गया एक्चुअली, क्योंकि कुछ प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है। अब बात हम करते हैं कि सरकार के पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जिससे हम सरकार अपने देश की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव कर सके, जो करती हुई सरकार बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। ये एक फैक्ट है। फाइनेंशियल फ्रंट पे सरकार जैसा उससे एक्सपेक्टेड है वो होती हुई नहीं दिख रही है। हो सकता है कि मेरी समझ कम हो, मैं ज़्यादा समझ नहीं पा रहा हूँ, और उनके पास प्लान्स कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा दूरगामी परिणाम लेकर आएंगे। जैसे बातें अभी चल रही हैं आत्मनिर्भर भारत और इस तरह की बात, तो जब प्रधानमंत्री जी की पहली सरकार बनी थी तो उस समय बातें हुई थी डिजिटल इंडिया और ट्रेनिंग वगैरह देने के एक वो चला था, मैं नाम भूल गया कौन से अभियान चले थे, और लोन देने के लिए एक चला था मुद्रा लोन। तो ये सब बातें ठीक है, उनकी सोच अच्छी रही होगी और योजनाएं भी लेकर आते हैं, लेकिन कहीं स्किल इंडिया भी आया था। तो इन सब की दुर्गति होते हुए हम सब ने देखा है। तो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर कहीं ना कहीं ये सरकार थोड़ा सा और इम्प्रूव कर ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उनकी नीयत ठीक होगी, उनकी योजनाएं भी ठीक लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको धरातल पर उतारने में थोड़ी सी चूक ज़रूर हो रही है। अब ये तो हो गई जीडीपी का आज का आंकड़ा। अब समझना पड़ेगा हमें कि जीडीपी को बढ़ाना है, जो जीडीपी घट रही है। तो एक बात और हम समझ लें, ये जीडीपी जो है और एग्रीगेट डिमांड, ये दोनों साथ में चलते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि आप बताओ, जीडीपी यानी प्रोडक्शन, आप बना रहे हो चीज़ों को, तो बनाकर होगा क्या अगर खरीदने वाला नहीं होगा? तो डिमांड भी इकोनॉमी में होनी चाहिए, तभी जीडीपी सस्टेनेबल हो सकती है, जीडीपी ग्रो करेगी। डिमांड होनी चाहिए। अब जो आज इकोनॉमिक सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन है लोगों की, उसमें डिमांड तो माशाअल्लाह क्या हो सकती है आप समझ सकते हो। लोगों के पास पैसे नहीं हैं, और इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो जो वेलोसिटी ऑफ मनी था, जो स्पीड ऑफ मनी था, जिस हिसाब से पैसे को, करेंसी को फ्लो होना चाहिए, अब देखो इकोनॉमी इज़ एवरीथिंग अबाउट मनी चेंजिंग हैंड्स। कितनी ज़्यादा तेज़ी से वो पैसा भाग रहा है इकोनॉमी में, उतना ज़्यादा इकोनॉमी बढ़िया चलेगी और ग्रोथ देकर आपको रिटर्न करेगी। ये कुछ ऐसे ही है जैसे हमारे शरीर में खून दौड़ता है, तो खून दौड़ रहा है तो शरीर की फंक्शन ठीक चल रही है, खून रुक गया तो हम भी रुक गए। ठीक वैसे ही अगर मार्केट में पैसा चलना बंद हो जाएगा तो मार्केट की इकोनॉमी बैठ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, और ऐसे आंकड़े फिर हमें मिलके दिखने लगेंगे। तो जब तक आप डिमांड नहीं बढ़ाओगे तब तक आप जीडीपी बढ़ा नहीं सकते हो।
सो एग्रीगेट डिमांड एंड जीडीपी इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, एक साथ। अब बात करते हैं कि जीडीपी बढ़ानी है और उसके लिए डिमांड बढ़ाना है। तो डिमांड बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट कैन बूस्ट डिमांड बाय कटिंग टैक्स। एक तो बात ये हो गई, कटिंग टैक्स एंड इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। गवर्नमेंट दो काम ज़रूर कर सकती है, एक तो टैक्स कम कर दे। अब आप सपोज इनकम टैक्स गवर्नमेंट ने कम कर दिया तो लोगों के पास पैसे बच रहे हैं, लोग उन पैसे को कुछ खरीदने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत लेमन टर्म्स में हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। इकोनॉमी को समझना आसान है, लेकिन जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये सब्जेक्ट है, उस कॉम्प्लेक्सिटी में जाकर अगर एनालाइज करने लगेंगे तो ये एक एक्सपर्टाइज मांगता है। बट चीज़ें सुपरफिशियली समझना बहुत ईजी होती है। तो गवर्नमेंट को टैक्स कट करना पड़ेगा और दूसरा स्पेंडिंग अपनी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट कर क्या रही है वो भी हम समझ लेते हैं। अब गवर्नमेंट कहती है कि एमएसएमईज, आप छोटे मोटे इंडस्ट्री चलाते हो, आप एक काम करो, आपके पैसे, आपके पास स्ट्रगल आया है, ये फेस ख़राब चल रहा है, आपके पुराने डेप्ट आप चुका नहीं पा रहे हो, आपका प्रोडक्शन बंद है, आपकी हालत ख़राब है, आप एक काम करो, आपको हम बैंक से कुछ और लोन दिलवा देते हैं, वो फिर चुकाना, यानी पुराना लोन तो बचा हुआ है और एक लोन दिलवा देते हैं, अब दोनों लोन आप एक साथ चुका देना। और 20 लाख करोड़ की क्या बातें हुई थी, वो जो बहुत अच्छे से इकोनॉमी समझते हैं वो लोग ज़रूर समझ पाए होंगे। मैं 5 दिन निर्मला जी का भाषण सुना, लेकिन मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। थोड़ा बहुत तो पढ़ना चाहिए था, वो भी नहीं पड़ा। तो गवर्नमेंट ये कर रही है कि एमएसएमईज को और लोन दे दो। अब ये और लोन देने से होता क्या है? एक बड़ा मज़ेदार बात है कि कहीं कहीं तो आप सब जानते होंगे, कुछ कुछ ज़िलों में कुछ गांव ऐसे होते हैं जिनको जब्ती नाम दे दिया गया है। अंग्रेज जब थे यहाँ पर तो अंग्रेज़ों ने इतना कर्ज दे दिया था उन गाँवों को, और कर्ज वो चुका नहीं पाते थे तो उन गाँवों को जब्त कर लेते थे, उनकी ज़मीन जब्त कर लेते थे और गाँव का नाम जब्ती हो जाता था। आज भी कुछ गाँव, बस्ती में मैं जानता हूँ, कुछ गाँवों के नाम के आगे जब्ती लगा रहता है, यानी अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था उसकी ज़मीन को। और साहूकारों को भी हम देखते हैं, मोटे वो होते हैं साहूकार। पुराने टाइम में हम कहानियाँ भी प्रेमचंद जी ने लिखा हुआ है कि देते थे और महीने के 5% सूद दे दो भाई। सूद तो कोई दे नहीं पाता था, तो वो लाते मूल भी कई गुना हो जाता था और एक दिन उनकी ज़मीनें लिखवा लेते थे या उनको बंधक बनाकर अपने पास रख लेते थे। अब बताओ आप, जो किसी छोटा इंडस्ट्री चला रहा हो, उसके पास पैसे ख़त्म हो गए हों, पैसे स्ट्रगल कर रहा है, वो उसका काम बंद है, आप उसको और ज़्यादा लोन दे रहे हो और ज़्यादा लायबिलिटी उसके ऊपर बढ़ा रहे हो, ये कौन सा मदद है? किसी को लोन देना कोई मदद है क्या? आप लोन का इंटरेस्ट नहीं लोगे क्या? फ्री में लोन दे रहे हो। तो लोन देना मदद नहीं है, बल्कि उसको और ज़्यादा बड़े आग में झोंकने का काम होता है। आप कर क्या सकते थे? आप कर सकते थे कि आप इंडस्ट्रीज़ को टैक्स हॉलीडेज़ दे देते कि भाई ये जो 6 महीना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का है, इस 6 महीने में आपका टैक्स हम माफ़ कर देते हैं। अब गवर्नमेंट को अपना स्पेंडिंग बढ़ाना पड़ेगा। स्पेंडिंग बढ़ाने में क्या क्या कर सकती है? सोशल सेक्टर में गवर्नमेंट काम कर सकती है। एक तो वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाए, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दे, और जॉब्स बहुत सारी हैं जो आज भी रुकी पड़ी हैं। और अभी तो माहौल सा एक बनता हुआ दिख रहा है सोशल मीडिया में कि एसएससी और आईबीपीएस और बहुत सारे रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसीज़ में कहीं ना कहीं, और वाकई ये गड़बड़ हो रहा है। 2018 और 17 की वैकेंसी का अभी तक कोई भी अता पता नहीं है, उनकी स्थिति क्या है, उनकी ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी। ज्वाइनिंग तो तब होगी जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तब आएगा जब एग्ज़ाम होगा। तो चीज़ों को ठंडे बस्ते में डाल देना, ये तो बहुत ही नेगेटिव है इकोनॉमी के लिए सरकार की तरफ से। तो सरकार को अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। अब मेरी गाड़ी पंचर हो गई, मेरा टायर पंचर हो गया, तो मैं क्या करूँगा? मैं या तो पंचर को चिपकाऊंगा, या तो फिर उसमें हवा भर के फुल करके फिर चलूँगा। 1 किलोमीटर पे दोबारा हवा निकल जाएगी, फिर से हवा फुल करूँगा, फिर चलूँगा। तो गवर्नमेंट पंचर ना चिपका कर बार बार उस पंचर टायर में हवा भर रही है और उसको चलाने की कोशिश कर रही है, जो बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। तो सरकार को अपने स्पेंडिंग्स बढ़ाने ही पड़ेंगे। और सरकार के पास ऐसा लगता है कि अपने फंड्स ज़रूर ज़्यादा हुए होंगे, क्योंकि बहुत सालों से कम रेट पर ख़रीद कर पेट्रोल डीजल और बहुत महंगा बेच रहे हैं। जीएसटी से बहुत पैसा उनके पास आया ही होगा। इनकम टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस में भी बोलते हैं कि हमने बढ़ा लिया कलेक्शन। तो एक तरह से सरकार के पास फंड रेज तो ज़रूर हुआ होगा। उस फंड रेज में सरकार कर भी रही है, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स चलाया है, उसका अच्छा रिजल्ट आया है। लेकिन सरकार को और भी ज़्यादा स्पेंडिंग्स बढ़ानी पड़ेगी और स्ट्रक्चर्ड वे में बढ़ानी पड़ेगी।
ना कि मॉरेटोरियम। अब मॉरेटोरियम नाम का धोखा, मेरी नज़र में तो वो धोखा ही है। आप उसको फ्रॉड कह लें या कुछ भी कहें, वो शब्द कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे नज़र में वो बहुत बड़ा धोखा है। अब आज आप 3 महीने का मॉरेटोरियम अगर ऑप्ट कर रहे हो तो आगे चल के उसको आप 17 महीने ज़्यादा पे करो। चाहिए ये था कि गवर्नमेंट ये कहती कि अच्छा ठीक है, आप बता दो कि आपकी जॉब नहीं रही या आपकी सैलरी रुकी हुई है या आपकी इंडस्ट्री बंद है, आपका लोन चल रहा है, तो आप इन 3 महीनों तक हम कॉमर्शियल बैंक्स पर इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उन बैंक्स को हम ऑर्डर कर रहे हैं कि दे आर नॉट गोइंग टू प्रेशराइज यू। आपको साइकोलॉजिकली और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो बैंक आपसे लोन के वो EMIs नहीं मांगेंगे और आपका वो लोन पीरियड ठीक उतना ही डेफर कर दिया जाएगा। आज का 3 महीना आप नहीं दे रहे हो तो आगे वो 3 महीने के लोन पीरियड और बढ़ जाएगा। लेकिन वो ना होकर बहुत बुरे तरीके से सरकार फंसाने वाले काम अब थोपना फंसा तो रही है कॉमर्शियल बैंक्स, लेकिन बैंक्स को क्या लेना देना। सरकार तो एक काम कर रही है कि बैंक्स के ऊपर छोड़ दे रही है। यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट्स की कि अगर देश फंसा हुआ है, देश के लोग फंसे हुए हैं, तो आप उसका एक वे आउट निकालो। कॉमर्शियल बैंक्स को क्या लेना देना, देश जाए भाड़ में, उनको तो अपना बिजनेस करना है। जब तक आप उनको प्रेशराइज नहीं करोगे, वो अपनी साइड से कुछ करने वाले नहीं हैं। अभी मैंने देखा एक मेरी सोसाइटी में ही 3 महीने के बाद अप्रैल मई जून 1 जुलाई को उनका EMI बाउंस हुआ और 2 जुलाई को 4 बंदे आ गए कि आप लोन की EMI क्यों नहीं दे रहे हो भाई। अगले की नौकरी छूटी हुई है, उसके घर में चढ़ने लगे। तो सरकार को ये चीज़ें ज़रूर इंश्योर करनी चाहिए कि अगर इस तरह की सिचुएशन आई है तो प्रेशराइज ना किया जाए बैंक्स के द्वारा और लोगों को इतनी राहत ज़रूर दे दिया जाए कि ये वाला जो पीरियड है उस पीरियड को उतना ही डेफर करके आगे इंक्लूड कर दिया जाए वो टाइम पीरियड एंड में। लेकिन बहुत बुरी तरीके से फंसाया जा रहा है इकोनॉमी में आम आदमी को, ये चीज़ ठीक नहीं है। हालांकि सरकार बहुत सारा, अब इकोनॉमी के अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल डिग्निटी एंड सोवर्निटी, उन सब फ्रंट्स पर बहुत अच्छा करते हुए दिख रही है, तो मन खुश रहता है हम लोगों का। लेकिन जब तक आप लोगों को के घरों में रोटी नहीं पहुंचा पा रहे हो तब तक बाकी सारी चीज़ें तो निरर्थक ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।